नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी अवगत हैं इस चैनल से क्योंकि इस चैनल पर लगातार कंटेंट नहीं डलते हैं। लगातार आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर कोई ऐसा वीडियोज़ नहीं देखेंगे क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यह कतई नहीं है कि व्यूज़ अर्निंग करनी है, ठीक है? तो आखिर हम क्यों इस चैनल पर आए हुए हैं अभी वर्तमान में? क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक हो गया है हमारा आना। क्योंकि अभी अगर मैं बिहार के उच्च शिक्षा की बात करूँ, तो इसमें 2020 में एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति निकली थी, जो कि अभी भी चल रही है। और अब इस नियुक्ति पर बिल्कुल ही खतरे की घंटी मंडराने लगी है, खतरे के बादल मंडराने लगे हैं और अब कुछ भी हो सकता है। भले उनकी जॉइनिंग हुए 2-3 वर्ष हो गए हों, उनके संग भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके क्या है प्रमुख कारण? इस वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। और रस्ट से रस्ट केस क्या हो सकता है? जो जॉइन कर लिए हैं, उनके संग अधिकतम से अधिकतम केसेज़ में क्या हो सकता है? सभी बातों पे हम विचार करेंगे। थोड़ा-सा हम चलते हैं पहले लेटेस्ट जो ऑर्डर आया हुआ है। देखिए, ये हाई कोर्ट पटना का आप देख पा रहे हैं, ये इसमें बहुत सारे केस नंबर का ज़िक्र है, ओके? आप देख पा रहे हैं 11,225 ये 2025 का मामला है, 19,513 2024 का मामला है, तो अलग-अलग, अलग-अलग बहुत सारे केसेज़ यहाँ पे एक-दूसरे के संग क्लब हैं, ओके? और यहाँ पे सारे एडवोकेट का यहाँ पे नाम वगैरह दिया हुआ है और इसमें आपको बड़े-बड़े एडवोकेट देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कई एडवोकेट जैसे ये देखिए मिस्टर सत्यवीर भारती सीनियर एडवोकेट। आप सत्यवीर भारती सर से अवगत होंगे। अभी इसी नियुक्ति प्रक्रिया में एक रूरल स्टडीज विषय के पूरे रिजल्ट को ही कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उसमें गलत तरीके से कहीं न कहीं अभ्यर्थी का चयन हुआ था और उस दरमियान में अभ्यर्थी के तरफ से जो एडवोकेट थे यही सत्यवीर भारती साहब थे। साथ ही साथ यहाँ पे सीनियर एडवोकेट जो पीके साही आप देख पा रहे हैं, जो कि अभी सरकार की तरफ से देखिए फॉर द बीएसयूएससी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की तरफ से पीके साही स्वयं मौजूद हैं। पीके साही सर कौन है? आप जान ही रहे हैं, अभी बिहार सरकार के एजी हैं, एडवोकेट जनरल हैं। तो स्वयं पीके साही सर इसमें इन्वॉल्व हैं। ओके, जब एडवोकेट जनरल हैं, तो अब इसी से समझ लीजिए यह केस कितना महत्वपूर्ण है। बाकी पुरुषोत्तम कुमार झा एडवोकेट और भी बहुत सारे एडवोकेट का इसमें जिक्र है। ठीक है? तो मैं एडवोकेट से हट करके अब सीधे मुद्दे पे आता हूँ। इसमें आप आदित्य आनंद को भी देखेंगे, ठीक है? जो कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे पिछले दिनों कई बार आए हुए भी हैं। ओके, तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है? देखिए, इसमें मुद्दा ये है कि सबमिशन हैव बीन एडवांस्ड द लर्नेड ये देखिए 16 दिसंबर 2025 का ये ओरल ऑर्डर आता है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, यह ज़रूर ऑर्डर आपको 16 दिसंबर का है, लेकिन इसकी बहस कब होती है? इसकी बहस 15 और 16 दिसंबर दोनों दिन होती है। और इसका जो फाइनल क्रक्स निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि मुख्य रूप से किस चीज़ को लेकर के अब विषय की आप बात ना करिए कि सर ये केस किस विषय का है। नहीं, ये विषय से विषयांतर है। ये किसी एक विषय का अब मैटर नहीं रह गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस क्लब हैं, ओके? इश्यू बोलिए, इश्यू क्या चीज़ है? तो इश्यू मुख्य रूप से है 7.2 क्लॉज़ 5, 7.2 क्लॉज़ 6 ये क्या है 7.2.5 और 7.2.6 थोड़ा-सा इसको हम देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि आखिर क्यों मैंने ऐसा बोला कि यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है और सभी के चयन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आपने क्या देखा था 7.2.5 तो इस ये देखिए अभी मैं एडवर्टाइज़मेंट आपके समक्ष निकाला हूँ, अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये एडवर्टाइज़मेंट है, विज्ञापन है। और इसके जो 7.2 आप देख रहे हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 7.2 राइट? तो ये 7.2 के अंतर्गत 0.5 बोला गया था। अर्थात 0.5 क्या है देखिए शोध प्रकाशन, ठीक है? और 0.6 देखिए क्या है शिक्षण अनुभव यानी शिक्षण पोस्ट डॉक्टरल अनुभव, जो कि 10-10 अंक का है, ओके? तो आप समझ पा रहे हैं कि नेट पर कितना अंक था? केवल 5 अगर सेट या स्लेट है तो कितना अंक था? केवल 3 और शोध प्रकाशन पे कितना अंक था? 10 टीचिंग एक्सपीरियंस पे कितना अंक था? 10 यानी यह मुद्दा जो अभी मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा था, यही कुल 20 अंकों के लिए यह इश्यू था, राइट? यानी 7.2 के पॉइंट नंबर 5 और 6 यानी शोध प्रकाशन और टीचिंग एक्सपीरियंस संबंधित, ओके? अब चलिए हम उस ऑर्डर पे चलते हैं। तो देखिए इसमें ये कहा गया है, दोनों दिन बहस होती है 15 और 16 तारीख को और जब बहस कंप्लीट होने के बाद कहीं न कहीं ऑर्डर पास होने वाला रहता है, तो उसमें कई एडवोकेट द्वारा यह कहा जाता है कि साहब ये जो ऑर्डर आप देने जा रहे हैं 7.2.5 यानी रिसर्च पेपर या फिर एक्सपीरियंस रिलेटेड, सर यह केसेस तो अन्य विषय में भी है। यह केस केवल कॉमर्स विषय का तो मामला है नहीं।
यह केस केवल होम साइंस विषय का तो मामला है नहीं, इससे संबंधित और भी कई सारे मामले हैं, है ना? तो क्यों नहीं सर सारे मामले को आप क्लब कर दें, एक ही में सारे जो केसेस हैं उन सारे केसेस के नंबर को क्लब कर दें, क्योंकि लगभग सारे मामले एक ही जैसे हैं, सब में एक ही समस्या है। तो सारे अगर को केसेस को क्लब कर देंगे, क्योंकि मुख्य मुद्दा क्या है, यही मुख्य मुद्दा है 7.2.5 एंड 7.2.6, मुख्य इशू तो यही है। तो इन दोनों इशू यानी रिसर्च पेपर को और एक्सपीरियंस को, अगर सारे इश्यूज को सेग्रीगेटेड माने अलग अलग करके एक्सपीरियंस का एक पूरा केस फाइल हो जाएगा और रिसर्च पेपर का एक फाइल हो जाएगा। दोनों को सेग्रीगेट करने के बाद ऑर्डर दीजिए, ताकि सारे के सारे मामले का ही निपटारा हो जाएगा। ठीक है, जज साहब को भी उचित लगता है कि हाँ भाई इतने सारे कम से कम 700-800 केसेस हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, मात्र इन दो मैटर को लेकर के। अधिकतर मैटर क्या है, रिसर्च पेपर और एक्सपीरियंस। तो इन दो मैटर को लेकर के इतने सारे केसेस हैं, तो एक ही अगर ऑर्डर से सबका निपटारा हो जाए तो अच्छी बात है। तो इसलिए जज साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने क्या कहा, सबमिशन हैव बीन एडवांस्ड बाय द लर्नेड सीनियर एडवोकेट्स ऑब्लिक एडवोकेट्स फॉर द रेस्पेक्टिव पार्टीज दैट इन द बंच ऑफ द केसेस टू ऑफ द इशू आर इन्वॉल्व। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि बंच में, बंडल में केसेस है, बंच में, गुच्छे में है ये दो इश्यूज को लेकर के। ठीक है, टस द बंच बैच ऑफ द रिट पिटीशन शुड बी सेग्रीगेटेड, मतलब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 7.25 को अलग, 7.2.6 को अलग। ठीक है, एज इशू वाइज सो दैट द रेस्पेक्टिव एडवोकेट्स मे लेट दियर सबमिशन इशू वाइज and so respond by the learned senior advocate representing the Bihar State University Service Commission। ये कह रहे हैं कि जब दोनों मैटर अलग अलग हो जाएगा तो बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को भी उसका रिप्लाई देने के लिए आसान रहेगा। एक बार एक्सपीरियंस का दे देंगे, एक बार अनुभव का दे देंगे, सॉरी रिसर्च पेपर का दे देंगे। ठीक है, अब बात यहाँ तक खत्म होती है। देखिए 4 पैरा में पूरा, 5 पैरे में पूरा ऑर्डर है। ठीक है, जो तीसरा पैरा है वो ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, in order to resolve dispute, this court gives liberty to learned advocates for their respective parties to submit their respective case number before the court master of the court within a week। अब देखिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है और इस 1 सप्ताह में यह कहा जाता है कि जितने भी केसेस हैं इन दो मुद्दों को लेकर के, ठीक है, सारे एडवोकेट को यह एक तरह से लिबर्टी दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है कि जितने भी एडवोकेट हैं वो सारे इस मामले को, कौन, ये दो मामले विशेषकर कौन, 7.2.5 अर्थात रिसर्च पेपर और एक्सपीरियंस के सारे मामले को कोर्ट मास्टर के पास, जो हर हाई कोर्ट का एक कोर्ट मास्टर होता है, तो कोर्ट मास्टर ऑफ द कोर्ट के पास 1 सप्ताह के अंदर सारे मैटर को आप अपना क्लब करा दें। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप में से जितने भी लोग कोर्ट केस किए हुए हैं, खासकर रिसर्च पेपर और टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर के, सारे अभ्यर्थी अपने अपने वकीलों से संपर्क करें और बोलें कि 1 सप्ताह का समय दिया हुआ है सर, आप भी इस केस में क्लब कराइए। ठीक है, इस केस का ऑर्डर कैसे मिलेगा, तो इस केस का ऑर्डर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नहीं तो आप देखिए ये केस नंबर आप याद रख लीजिए, इस केस नंबर के आधार पर भी आप चाहे तो ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस केस का ऑर्डर का लिंक आपको मिल जाएगा, चाहेंगे तो आप इस केस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा मैं समय ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि इसको डिटेल में बताना है ताकि आपकी किसी प्रकार की दुविधा न रह जाए। ओके, आपने क्या देखा अब तक, 2 पॉइंट। एक तो ये देखा कि दोनों केसेस को सेग्रीगेट करना है, इसके बाद ये देखा कि 1 सप्ताह का समय दिया गया कि हाँ भाई जितने भी केसेस हैं सारे केसेस को इसी 2 केसेस में सारे को क्लब करा दीजिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला क्या कहा गया है, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द केस नंबर, मतलब सारे केस का जब नंबर रिसिप्ट हो जाएगा, ऑल द मैटर्स सेल बी लिस्टेड ऑन 19/1/2026। सारे केस का जब एक संग लिस्टिंग हो जाएगा तो 19/1/2026 को इसकी लिस्ट कराई जाएगी। एक चीज और बता रहे हैं, अंदरूनी बात, जज साहब अब आपको लगेगा कि अच्छा ये तो फिर बहुत लंबा खिंच गया, लंबा खिंच नहीं रहा था, जज साहब तो इसको पहले ही रख रहे थे। तो माननीय न्यायालय में क्या कहा गया कि नहीं नहीं साहब, खरमास चढ़ जा रहा है, तो खरमास का महीना है, तो फिर खिचड़ी है, मकर संक्रांति है, तो यह सब फेस्टिवल थोड़ा बीत जाने दें, इसके बाद कहीं ना कहीं डेट रखें। इसलिए फिर 19/1/2026 को यह मैटर आया। ठीक है, तो अब 19/1/26 को सारे केस जब एक संग लिस्ट हो जाएंगे तो इसका लिस्टिंग होगा 19/1/2026 को। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन द मीन टाइम द पार्टीज मस्ट एक्सचेंज दियर प्लीडिंग सो दैट द मैटर कुड बी डिस्पोज्ड ऑफ द नेक्स्ट अपॉइंटेड डेट। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि 19/1 को इसकी लिस्ट होगी,
और लिस्ट होने के बाद जो भी थोड़ी बहुत बहस होगी, उम्मीद करिए कि 2-3 दिन बहस होगी, ठीक है? लगातार ये बहस होगी, 19 को होगी, 20 को होगी, 21 को होगी, अगर ये लिस्ट हो जाता है तो। और अगर ये बहस होगी तो इसके बाद यह समझिए, यह मैटर डिस्पोज करते हुए एक फाइनल ऑर्डर पास आउट किया जाएगा। ओके, इस मध्य में ये जो सप्ताह का समय बच रहा है 19 जनवरी के पहले तक का, इस मध्य में क्या करना है कि इस मध्य में दोनों तरफ के पक्षकर को, ठीक है, दोनों तरफ मतलब अभ्यर्थी तरफ के और आयोग तरफ के या सरकार के तरफ के, आपने अपने प्लीडिंग्स मतलब जो भी उनका अपना अपना पक्ष है, वो एक दूसरे से बदल लें, ठीक है? मतलब जो भी अपने अपने दावे हैं या फिर जो भी अपनी अपनी अपने अपने फेवर को लेकर के उनको पक्ष रखना है, तो एक दूसरे पक्ष को अवगत करा दे कि साहब मेरा ये क्लेम है, ये क्लेम है, ठीक है? ताकि आपस में एक दूसरे के फाइल को, एक दूसरे के प्लीडिंग को आपस में उस दरमियान में अदला बदली किया जा सके, ताकि अब फ्रेश सीधे बहस हो। और ये बहस देखिए 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, और उम्मीद करिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो 26 जनवरी से पहले, उम्मीद रखिए कि 26 जनवरी से पहले संभवतः इस पर ऑर्डर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अगर सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि देखिए कोर्ट प्रोसीजर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है भाई। खुदा न खास्ता किसी का देहांत ही हो गया, कोर्ट बंद हो जाता है, या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, कोर्ट बंद हो जाता है। लेकिन अब चूंकि यह मैटर अब बहुत सीरियस हो चुका है, और जज साहब भी इस चीज को सुनने के लिए बिल्कुल ही वो तत्पर हैं कि नहीं, इस मैटर को जल्दी से जल्दी डिस्पोज किया जाए, क्योंकि मामले बहुत गंभीर हो गए हैं और बहुत सारे मामले हो गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि ठीक है, आपने तो ये ऑर्डर बताया, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ऐसा कोई बहुत सीरियस मैटर है। आखिर क्या सीरियस मैटर है? रिसर्च पेपर और एक्सपीरियंस को लेकर के। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरियसनेस, चूंकि यह 2 दिन बहस हुआ तो इसमें बहस की तो सारी बातें लिखी नहीं गई हैं। तो मुख्य रूप से सीरियस इशू क्या है? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि यह मैटर अब बहुत ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि जब इसका ऑर्डर पास आउट होगा तो सबको प्रभाव में डालेगा। क्यों प्रभाव में डालेगा? क्योंकि पहली बात तो आपने ये देखा कि इसमें ये कहा गया कि जितने भी अलग अलग इश्यूज हैं, मतलब जितने भी अलग अलग लोगों के केसेस हैं, अब इस अलग अलग लोगों में कुछ पॉलिटिकल साइंस के होंगे, कुछ हिस्ट्री के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया क्योंकि अंक कट गया है, कुछ ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू हो गया है, चाहे हिंदी हो, चाहे रूरल स्टडीज हो, या फिर आपको गांधीयन थॉट हो, ठीक है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, और न जाने कितने कितने विषय हैं। तो सारे विषय के अभ्यर्थियों के केसेस इसमें क्लब होंगे। और यह मैटर कम से कम जब क्लब होगा तो मेरा यकीन रखिए कम से कम यह केस 200-300 तो होगा ही होगा क्लब। तो जब 200-300 केस नंबर एक संग क्लब होंगे तो आप समझ रहे हैं यह कितने नंबर ऑफ मेजोरिटी में केस होंगे। और सबके एक ही पक्ष होगा, क्या भाई? तो रिसर्च पेपर में अंक कटा है। क्यों कटा है? तो अधिकतर केसेस क्या है भाई, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने इवेल्युएशन किया और सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने गुणवत्तापूर्ण नहीं माना। देखिए पहला सबका अधिकतम क्लेम क्या है, रिसर्च पेपर में। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों यह क्रूसियल मैटर है, यह क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी में अधिकतम से अधिकतम क्या हो सकता है उस पर भी मैं इंगित करूंगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाल में एक ऑर्डर आए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है कहीं ना कहीं उदाहरण बन जाता है और कहीं ना कहीं अपने आप में गाइडलाइन बन जाता है, राइट? लोअर कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट वगैरह के लिए। तो ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, और मैं क्यों इस ओर इंगित कर रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है? तो देखिए पहले इशू क्या है। इशू क्या है भाई? शोध प्रकाशन को लेकर के इन्होंने जो स्पष्ट रूप से विज्ञापन में लिखा उसको जरा पढ़िए। इन्होंने लिखा है कि शोध प्रकाशन समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र हेतु 2 अंक दिया जाएगा, ठीक है? मतलब ये कह रहे हैं कि शोध प्रकाशन कहाँ मिलेगा भाई? पीयर रिव्यूड जर्नल अथवा यूजीसी द्वारा जो सूचीबद्ध जर्नल है उनमें प्रकाशित शोध प्रकाशन पर 2 अंक मिलेगा। अब इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि 2 अंक गुणवत्तापूर्ण उनके क्वालिटी को देखने के तत्पश्चात मिलेगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। बस ये बोला कि अगर पीयर रिव्यूड जर्नल होगा या यूजीसी लिस्टेड जर्नल होगा तब वहां पे 2 अंक मिलेगा। यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि आपके पेपर की गुणवत्ता की जांच होगी, जी नहीं। यहाँ पे रिसर्च जर्नल की बस बात कही गई है कि अगर पीयर रिव्यूड जर्नल होगा या यूजीसी लिस्टेड जर्नल होगा तब आपको अंक मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ठीक है? परोक्ष रूप से क्या है, अथवा नहीं मिलेगा। लेकिन यह नहीं कहा गया कि आपके पेपर की गुणवत्ता की जांच होगी। और पूरे विज्ञापन को आप देखेंगे तो इस पूरे विज्ञापन में भी ऐसा कहीं इंगित नहीं है कि पेपर की गुणवत्ता की जांच सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी। लेकिन हुआ क्या? सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा इसकी जांच हुई। अच्छा,
जब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको इनको पावर किसने दिया, क्या जो इस नियमावली के लिए जो स्टेच्यूट बना था, चूंकि यह तो आप विज्ञापन देख रहे हैं, लेकिन विज्ञापन से पहले बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कैसे नियुक्ति करना है, इसके लिए राजभवन के द्वारा स्टेच्यूट जारी किया गया था, नियमावली। आपको नियमावली कहाँ से मिलेगा, देखिए वेबसाइट पे आने के बाद ये देखिए सर्कुलर जैसे ही क्लिक करेंगे, सर्कुलर में देखिए स्टेट्यूट दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेट्यूट को क्लिक करके आप सीधे स्टेट्यूट को पढ़ सकते हैं कि आखिर नियमावली क्या थी। तो जब आप स्टेट्यूट पे आते हैं ना, तो इस स्टेट्यूट देखिए कब का है, 10/8/2020, यानी 10 अगस्त 2020 को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए स्टेट्यूट बनाई गई थी, ठीक है। और इस इंस्टीट्यूट देखिए इसका टाइटल भी दिया है, इंस्टीट्यूट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 2020। अब इस इंस्टीट्यूट को भी आप पूरा पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा रिसर्च पेपर की वैल्यूएशन होगी, ठीक है। इस पूरे इंस्टीट्यूट को पढ़ते हैं तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही सारे दिए गए हैं कि पोस्ट डॉक्टोरल को इतना अंक मिलेगा, अवार्ड पे इतना मिलेगा, ठीक है। रिसर्च पेपर पे देखिए 10 अंक यहाँ पे बोला तो गया है। देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपकी सहूलियत के लिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से देखिए, देखिए इसमें भी यही चीज कहा गया। ये देखिए मैं स्टैच्यूट हूँ, ये विज्ञापन नहीं है, ये स्टैच्यूट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसी स्टैच्यूट को अडॉप्ट करके यहीं से चीजों को कॉपी पेस्ट करके वहां रखा गया है। इस स्टैट्यूट में भी देखिए स्पष्ट रूप से यही कहा गया है कि 2 मार्क्स फॉर ईच पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी केयर लिस्टेड ऑब्लिक स्कॉपस जर्नल, ठीक है। बस यही बातें कही गई हैं। लेकिन वहां पे तो ऐसा, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि इसकी वैल्यूएशन कराई जाएगी, ठीक है। तो आखिर यह पावर दिया किसको, दिया किसने आयोग को? भाई आयोग को तो इस परिनियम के अंतर्गत ही चलना था, और इस परिनियम में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आपको ऐसा प्रोविजन है कि आप इसकी इवेल्युएशन कराएंगे रिसर्च जर्नल की, ठीक है। और यही चीज इनको बताना है कोर्ट में। कोर्ट में क्या बताएंगे? वकील लोग, अधिवक्ताओं के द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, वो यही पूछ रहे हैं कि आपको यह पावर किसने दिया। स्टेट्यूट में ऐसा नहीं है, विज्ञापन में ऐसा नहीं है, तो आपको यह पावर दिया तो दिया किसने, ठीक है। जो दिया है उसको तो अच्छे से आप जांच कर नहीं रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप कहेंगे कि फिर से एक विवाद खड़ा कर रहा हूँ, विवाद खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, बस आपको अवेयरनेस ला रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पीएचडी के लिए जो 5 पॉइंट आधारित पीएचडी डिग्री जिनको दी जानी थी, उसके लिए देखिए 5 पॉइंट में जो रिसर्च पेपर को लेकर के था वो क्या कंडीशन था और क्या वास्तव में फुलफिल किया गया है, आप खुद से सोचिएगा। ये कहा गया था कि द कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज हर पीएचडी वर्क, मतलब जिस टॉपिक से उन्होंने पीएचडी किया होगा, आउट ऑफ विच, मतलब उस टॉपिक के अंतर्गत एटलीस्ट 1 इज इन रेफर्ड जर्नल, उसके अंतर्गत कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में पेपर पब्लिश होना चाहिए। और रेफर्ड जर्नल मतलब क्या, यूजीसी केयर या स्कॉपस। क्या जितने 5 पॉइंट पीएचडी जो सर्टिफिकेट लिए हुए हैं उनमें से 95% मैं बता रहा हूं उन लोगों की पीएचडी के लिए जो उनको अंक मिला हुआ है 5 पॉइंट सर्टिफिकेट, उनका नहीं यूजीसी केयर में पब्लिश होगा ना स्कॉपस में पब्लिश होगा। ये चीज आप नहीं वैल्यूएशन कराएं कि 5 पॉइंट जो सर्टिफिकेट मिला उसमें यूजीसी केयर और स्कॉपस वाला जर्नल था कि नहीं था, ये चीज आप नहीं देखें। ये जो भी था विश्वविद्यालय को जांच करना था, चलो वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन जो चीज विज्ञान नियमावली में नहीं है वो चीज आप जबरदस्ती जांच करा रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट को पढ़ने के बाद ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि इसकी जांच आप रिसर्च पेपर की जांच करेंगे, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं है। हाँ एक चीज है, इंटरव्यू के लिए कौन से कितने लोग होंगे, यह सब चीज दिया हुआ है, 3 मैन कमिटी होगी। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, एक एक चीज यहाँ पे मेंशन है, कैसे आप प्रोसीड्योर करेंगे, कैसे कैसे आप वैकेंसी निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी आपको कैसे अपनाना है। लेकिन यह नहीं दिया हुआ है कि आपको कैसे ये चीज फॉलो करना है कि आपको अपने से रिसर्च जर्नल के पेपर की क्वालिटी चेक करने लगी है, जर्नल नहीं पेपर की क्वालिटी। अब यह कहां से आपको पावर मिला, पहला यक्ष प्रश्न यही फंस जाता है। दूसरी बात, एक चीज और अब आपको हम ले आ रहे हैं लेटेस्ट में। देखिए एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए भी इनके द्वारा इंस्टीट्यूट बन गया है। मतलब आने वाले समय में अगर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की अगर नियुक्ति होगी तो इसी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत होगी, इसी नियमावली के अंतर्गत, जो कि 26/8/2025 को बना। इस नियमावली को भी आप देखते हैं तो इस नियमावली में देखिए प्रॉपर रिसर्च जर्नल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, इसके लिए इन्होंने दे रखा है। देखिए इन्होंने देखिए स्पष्ट रूप से कह रखा है कि यूजीसी फाइल नंबर 1-1/2018
केयर ऑब्लिक जनरल, ठीक है। मतलब ये देखिए, सजेस्टेड पैरामीटर एज इशूड बाय यूजीसी फाइल नंबर 1-1/2018, ठीक है। ये पैरामीटर का जिक्र कर रहे हैं। ये कौन सा पैरामीटर, देखिए ये यही पैरामीटर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये है ना, आप ये देखिए, ये फाइल नंबर 1-1/2018, ठीक है। इसी फाइल नंबर का वो जिक्र कर रहे हैं। किसमें? एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति की नियमावली जो इन्होंने बनाया उसमें, ठीक है, उसमें। तो आपने तो असिस्टेंट एसोसिएट के लिए जो नियमावली बनाई उसमें भी यह जिक्र किया। देखिए ये एसोसिएट प्रोफेसर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एसोसिएट प्रोफेसर का है, और इसमें देखिए फाइल नंबर। इसी तरह ये देखिए नीचे प्रोफेसर का है, और प्रोफेसर में भी देखिए, ये देखिए केयर और जर्नल की जब बात कर रहे हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि और स्पष्ट दिखे। देखिए ये जब केयर और जर्नल की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी फाइल नंबर 1-1/2018 दिया गया है, ठीक है। किस चीज के लिए? peer reviewed journals will be based on suggested parameter, ओके। तो भाई आप यहाँ पे तो कह रहे हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में तो आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि वैल्यूएशन करेंगे। कोई गाइडलाइन ऐसा नहीं दिया था कि आपके पेपर अगर होंगे तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर होंगे। आपने तो बस ये बोला कि यूजीसी केयर होना करना चाहिए, पीयर रिव्यूड जर्नल होना चाहिए, पेपर की क्वालिटी की जांच करेंगे, ऐसा तो आपने कहा ही नहीं था। तो आपको ये कौन से गाइडलाइन के अंतर्गत आपने अपने से, और ये आपको पावर किसने दिया? भाई आपको विज्ञापन जो निकाले थे वो तो पूर्णतः एक परिनियम के अंतर्गत चलना था, जो परिनियम गवर्नर हाउस के द्वारा बनी हुई थी। तो जब गवर्नर हाउस के द्वारा परिनियम 20/8/2020 को बन गई थी, अगर मैं डेट सही हूँ, एक बार मैं डेट चेक कर लेता हूँ, नहीं तो पता चला कि आप लोग बोलेंगे कि नहीं आप गलत डेट बता रहे हैं। चलिए ये डेट क्या था, 10/8, सॉरी 10/8/2020, 10/8/2020 को जो नियमावली बनी थी, उसी नियमावली के अंतर्गत तो आपको चलना था ना। लेकिन आप तो उस नियमावली के अंतर्गत चले नहीं। तो अब यही चीजें देखिए फंस रही हैं, और यह मामला केवल एक विषय में नहीं है, ये सारे विषयों में है। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि हमने तो 3 साल नौकरी कर ली, हमने 2 साल नौकरी कर ली, अब कौन सा हमारी नौकरी जाने जा रही है। तो चलिए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा कोई उदाहरण है, कोई इस तरह का उदाहरण है कि किसी की नौकरी इस केसेस में गई है। देखिए बहुत हालिया मामला है, और यह ऑर्डर 2025 का है। यह ऑर्डर कोई बहुत पुराना नहीं है, यह ऑर्डर बिल्कुल ही नवीन 2025 का है। यह मामला देखिए किसका है, यह पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती निकली थी, उसके संबंधित में यह मामला है, ठीक है। इसमें देखिए 1091 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति निकली थी, और 67 लाइब्रेरियन की भर्ती निकली थी। विवाद का देखिए कारण क्या था कि इस भर्ती में यूजीसी नियमों का उल्लंघन किया गया था। सरकार ने इसमें इंटरव्यू अर्थात वाइवा वोस को पूरी तरह से हटा दिया था, और चयन का आधार केवल ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा को बनाया था। साथ ही पंजाब लोक सेवा को दरकिनार कर दिया गया था। मतलब यूजीसी नियमावली को बिल्कुल दरकिनार करते हुए पंजाब सरकार द्वारा 2021 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, आप देख पा रहे हैं ना, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई, और उसमें केवल लिखित परीक्षा बेसिस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का था उसके आधार पर चयन कर दिया गया, जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया, और नहीं नहीं किसी प्रकार की गुणवत्ता का ध्यान रखा गया कि उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। 14 जुलाई 2025 को देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। 14 जुलाई 2025 देखिए हालिया मामला है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने नियुक्तियों को रद्द कर दिया, और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से मनमानी की गई थी। क्यों? क्योंकि उच्च शिक्षा के पदों के लिए केवल बहुविकल्पी परीक्षा पर्याप्त नहीं है, इंटरव्यू और शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन अनिवार्य है। भाई आप इंटरव्यू नहीं किए, शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन नहीं किए, एक व्यक्ति केवल नेट होगा, एक व्यक्ति नेट किया होगा, पीएचडी किया होगा, पोस्ट डॉक्टोरल मतलब डिलीट किया होगा, वो भी वही होगा, और केवल नेट वाला भी वही होगा। नेट जेआरएफ पीएचडी डिलीट सब होगा, और एक केवल नेट होगा, एमए किया होगा, एमए और नेट होगा, क्या सब एक ही हो जाएगा? तो यह किस तरह का मजाक था कि आप शैक्षणिक योग्यता को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिए। और सुप्रीम कोर्ट, और यही एक चीज और बता रहा हूं, आगामी जो नियुक्ति प्रक्रिया की हवा चल रही है, हलचल चल रही है, फिर से यही बिहार सरकार यही कह रहा है, शैक्षणिक योग्यता को एकदम दरकिनार करने की बात कर रहा है, जो कि यूजीसी की नियमावली का बिल्कुल उल्लंघन है। आप देख पा रहे हैं ना, उच्च शिक्षा के लिए केवल लिखित परीक्षा बहुविकल्पी परीक्षा पर्याप्त नहीं है, इंटरव्यू और शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार था।
सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में यह प्रक्रिया अपनाई जो कि नियमों के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला। और देखिए एक झटके में इस नियुक्ति को रद्द कर दिया। ये देखिए पुराना मामला नहीं है, 2025 का मामला, 14 जुलाई 2025 को। फिर आपको लगेगा अच्छा, तो जो बहुत सारे उसमें ज्वाइन भी कर लिए होंगे उनका क्या हुआ? देखिए उनका क्या हुआ। फिर होता क्या है कि अगस्त में फिर से एक रिट दायर की जाती है। और अगस्त में, चूंकि यह देखिए मामला कब आया, ये जुलाई, ये देखिए 14 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। और फिर जिनका चयन हो चुका था, जो ज्वाइन कर चुके थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ राहत भी दी। और कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक यूजीसी के नियमों के तहत नई भर्ती पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वर्तमान में कार्यरत प्रोफेसरों को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। हालांकि उनकी पुरानी नियुक्ति को वैध नहीं माना गया है, उन्हें केवल नई भर्ती होने तक काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। आप समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने वैकेंसी को पूरी तरह से रद्द कर दिया। और रद्द करने के बाद बोला कि यह तब तक केवल जारी रखेंगे जब तक नई भर्ती पुनः से यूजीसी के पूर्णतः नियमों का लागू करते इसको नहीं इंप्लीमेंट कर देते हैं। हमने जरा खंगालने का प्रयास किया कि अच्छा, इसके पहले तो यह मामला हाई कोर्ट में चला होगा, वहां पे क्या रहा? तो देखिए हाई कोर्ट में यह मामला जो आता है 8 अगस्त 2022 को, चूंकि ये देखिए वैकेंसी 2021 में निकली थी, विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले। देखिए सारा का सारा रुख बिहार जैसा है। बिहार में भी जो 2020 में वैकेंसी निकली थी, ठीक चुनाव के पहले निकली थी, आपाधापी में। ठीक है। और जल्दीबाजी में सब कुछ किया गया, चूंकि चुनाव में लाभ लेना था। यह भी 2021 में वैकेंसी निकली थी चुनाव के लाभ लेने के लिए। ओके, तो देखिए उसमें होता क्या है कि आपको 2021 में वैकेंसी निकलती है, तुरंत परीक्षा लेकर के तुरंत रिजल्ट दे देते हैं। सिंगल बेंच में 8 अगस्त 2022 को मामला जाता है। जब यह मामला पहली बार हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा तो यह वैकेंसी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। ठीक है, सिंगल जज ने बेंच की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। जज साहब का नाम क्या था? न्यायमूर्ति महावीर सिंह सिंधु। फैसला क्या आया? उन्होंने अपने आदेश में कहा कि भर्ती प्रक्रिया कानून का पूरी तरह उल्लंघन है। कोर्ट ने माना कि यूजीसी के दिशा निर्देश को दरकिनार करना और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, न्याय का मजाक है। और आगामी जो नियुक्ति प्रक्रिया की बात बिहार सरकार कर रही है, वह भी तो यही है। वह क्या कर रही है? वह भी यही कर रही है। और देखिएगा, अगर जो वो अभी माननीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा एक बयान हाल में दिया गया था, आप सभी अवगत होंगे। और उन्होंने क्या बोला कि हम नियुक्ति प्रक्रिया केवल लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर लेंगे और अकादमिक, और यही नहीं, उन्होंने बोला कि हम एक्सपीरियंस का वेटेज देंगे। भाई जब आप लिखित परीक्षा और इंटरव्यू ले रहे हैं तो एक्सपीरियंस क्यों ला रहे हैं? और जब एक्सपीरियंस ला रहे हैं तो नेट करने के बाद अगर किसी को टीचिंग एक्सपीरियंस मिल गया और नेट करने के बाद कोई शैक्षणिक कौशल का एक्सपीरियंस अर्थात पीएचडी कर लिया, तो उसको आप वेटेज नहीं देंगे। और नेट करने के बाद कोई गेस्ट टीचर बन गया, उसको आप वेटेज देंगे। तो यह न्याय का मजाक नहीं है, यह भी तो यूजीसी के नियमावली का मजाक है। तो वर्तमान की नियुक्ति तो फंसी फंसी है। आगामी जो ये लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो नियमावली बना रहे हैं, वो अभी देख लीजिए कितना साफ गोही है वाला है। अर्थात सरकार जानबूझकर, ऐसा प्रतीत होता है कि कई बार नियमों को बनाती है ताकि मामला लिटिगेशन वाला हो, न्यायालय में फंसे, ताकि इसी तरह नियुक्ति प्रक्रिया अनवरत चलती रहे चलती रहे चलती रहे, अभ्यर्थी बूढ़ा हो जाए और इसी तरह अभ्यर्थी परेशान रहे। अब देखिए मामला जब माननीय न्यायालय द्वारा आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंटरव्यू और शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन अनिवार्य है, तो आप शैक्षणिक योग्यता को आज दरकिनार कैसे कर रहे हैं? और दरकिनार कर रहे हैं तो फिर टीचिंग एक्सपीरियंस को कैसे आप ले रहे हैं? आप देख लीजिए माननीय न्यायालय का मामला। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो पंजाब वाला क्या मैटर था? 8 अगस्त 2022 को यह हुआ और यह इसको जज साहब ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया, मतलब क्वैश कर दिया। इसके बाद यह एलपीए में जाता है, मतलब हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में जाता है। और मजे की बात यह है कि सिंगल जज के फैसले को डिवीजन बेंच ने बदल दिया और नियुक्तियों को वैध करार दिया, मतलब माना कि ना 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 ठीक है। ओके, इस समय न्यायमूर्ति कौन थे? सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्त मिश्र शर्मा, जिन्होंने डिवीजन बेंच ने सरकार को राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी, जिसके बाद कई प्रोफेसरों ने ड्यूटी ज्वाइन की। सब लोग ज्वाइन कर लिए, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में जो अभी अभी मैंने आपको बताया, 14 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और यह माना कि यह भर्ती मनमानी थी।
ठीक है, तर्क को सही माना और बोला कि यह भर्ती मनमानी थी। अब बताइए, यह सब देखने के बाद जब हालिया फैसला आया हुआ है आपको अगस्त 2025 में, तो आपको क्या लग रहा है? माननीय हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, जो इस चीज को देख रहे हैं, तो हमें तो नहीं लग रहा है। अब अगर 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 सारे सारे आर्ग्यूमेंट को अगर जज साहब को संतुष्ट कर देते हैं, तब तो ठीक है, सरकार के फेवर में आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज, आप सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है आयोग के पास इसका स्ट्रांग आर्गुमेंट हो, इसका स्ट्रांग जवाब हो तैयार, कि भाई आपको ये पावर किसने दिया, आपको यह पावर कैसे मिला कि आप ये जो है कि रिसर्च पेपर की वैल्यूएशन करेंगे। और रिसर्च पेपर की वैल्यूएशन के लिए आपने जो पैरामीटर बनाया है, वो भी पैरामीटर बड़ा हास्यास्पद है। वो पैरामीटर मैं इसलिए आपको नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं अभी कोर्ट में वह चीज मैटर इनलिस्टेड है, ठीक है। इसलिए वो पैरामीटर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ कि मैनुअल जो स्क्रूटनी करने का पैरामीटर है वो क्या क्या है। उन्होंने भी जो पैरामीटर बनाया है वह भी क्वेश्चनेबल है। उसमें जो पैरामीटर बना रखा है, उसमें जो रेफरेंसिंग की स्टाइल की बात कही गई है, उस वो भी क्वेश्चनेबल है। वो कह रहे हैं कि जो रेफरेंस है वही नंबर साइटेशन में दिया होगा तब मान्य होगा। अरे भाई, रेफरेंस का साइटेशन हर विषय में अलग अलग होता है। साइकोलॉजी में एपीए स्टाइल में होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अंतर्गत जो नियमावली है उसमें उसमें तो नंबर सिस्टम होता ही नहीं है। एमएलए स्टाइल में नंबर सिस्टम होता है। तो आप कह रहे हैं कि जो नंबरिंग वाला होगा, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें वहां पे भी लूप होल फंस रहे हैं। इसलिए यह मामला गंभीर संकट की ओर आहट आहट दिखा रहा है। भगवान जाने, गॉड नो क्या होगा। उम्मीद रखिए, हम ईश्वर से कामना करते हैं जो हो सब अच्छा हो और सभी के हित के लिए हो। तो अभी आपने यह जो वीडियो देखा, यह बिल्कुल ही पक्ष रहित था। इसमें मेरी ओर से कोई ऐसी बातें नहीं थी कि इसमें हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की यह अभिलाषा है कि यह हो। मैंने आपको बस सारी संभावनाएं दिखाई कि क्या क्या हो सकता है और कौन कौन से प्रमुख प्रश्न हैं जो कि प्रमुख प्रश्नों को जवाब देने में आयोग फंस सकता है या फंस रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया। इसी तरह एक्सपीरियंस में भी है। एक्सपीरियंस में भी बहुत सारे लिटिगेशन है। कई जगह पे रजिस्ट्रार पद ही नहीं है। तो जब रजिस्ट्रार पद ही नहीं है तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? दूसरी बात, अगर रजिस्ट्रार ने अपने लेटर पैड पे सिग्नेचर करके दिया तो वह कैसे अलग माना जाएगा? तो वहां पर भी बहुत सारे लिटिगेशन है। तो अब यह मैटर केवल कॉमर्स, हिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी इन सब का नहीं रह गया। यह मैटर अब सभी का हो गया है। अर्थात जितने भी विषय के अभ्यर्थियों का रिसर्च पेपर का मामला होगा, जितने भी विषय के अभ्यर्थियों का एक्सपीरियंस का मामला होगा, अब सारे केसेस को एक सप्ताह के अंदर इसमें अपने आप को क्लब करवा लेना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, आपकी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करिएगा, ताकि जितने भी मामले हैं कम से कम एक ही ऑर्डर में सबका रफा दफा हो जाए। अन्यथा क्या होगा, दो चार मैटर आज डिस्पोज होगा, बाकी फिर एज इट इज बना रहेगा। इसलिए अच्छा ये होगा, ये देखिए, कोर्ट गिव्स लिबर्टी, कोर्ट ने यह लिबर्टी दिया, यह बाध्य नहीं किया है। यह कोर्ट ने लिबर्टी दिया है कि सभी लर्नेड एडवोकेट को यह लिबर्टी है कि रेस्पेक्टिव जितनी पार्टीज हैं वो सभी अपने अपने केस नंबर को इसके संग एडजस्ट करें, ठीक है। इसके संग कहीं ना कहीं आप अपना क्लब करा लें। इसके लिए देखिए सलाह दी गई कि कोर्ट मास्टर ऑफ द कोर्ट के समक्ष विधि इन एक सप्ताह के अंदर में ही आप अपने अपने इश्यूज को इसके संग कहीं ना कहीं एड ऑन कराएं, ठीक है। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी अपने अपने एडवोकेट से संपर्क कर रहे हैं ताकि मामला का जल्दी निपटारा हो। और जो भी जय होना है, क्षय होना है, जो भी होना है, जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो, ताकि अभ्यर्थी कम से कम एक चैन की सांस तो ले पाए कि आने वाले समय में होगा क्या। हिस्ट्री वाले बेचारे न जाने कितने एक आध साल हो गया इंटरव्यू देने के बाद भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आधे इसलिए इंतजार कर रहे हैं, उनको लगता है कि मेरा इंटरव्यू होगा। कॉमर्स वाले इसलिए इंतजार कर रहे हैं, कॉमर्स को लगता है इंटरव्यू हो गया, बेचारे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जूलॉजी बॉटनी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि अब मेरा इंटरव्यू, अब मेरा इंटरव्यू। उनके इंटरव्यू की बारी ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से सबका मामला फंसा हुआ है। और बाकी जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है वो अधर में अटके हुए हैं। आज भी रिसर्च पेपर के न जाने कितने सारे मामले कोर्ट में अटके हुए हैं, कितने सारे मामले कोर्ट में अटके हुए हैं। और मजेदार बात यह है कि रिसर्च पेपर के मामले में भी वही सारे लूप होल्स हैं, वही सारे कंडीशन है। केवल एक पर्ची के आधार पे जिस पर रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल का मुहर है, सिग्नेचर है, सबको बेनिफिट दे दिया गया। कोई जांच नहीं किया गया सैलरी स्लिप का, ज्वाइनिंग लेटर का, आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई, किस नियम के अंतर्गत, कुछ भी जांच नहीं किया गया।
बस एक्सपीरियंस लेटर था, बस उसके आधार पे दे दिया गया। अरे वो एक्सपीरियंस लेटर अपने कंप्यूटर से भी तो बना के दे सकता है। इसकी जांच आपको कम से कम सभी की नहीं करते हैं, तो जिसका रिजल्ट प्रकाशित कर रहे थे और जिनको इंटरव्यू में आप अंक दिए थे, कम से कम उसकी जांच कर लेते हैं। यूपीएससी यही करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जब आईएएस का रिजल्ट पब्लिश करता है, तो जो फाइनल जिनका रिजल्ट पब्लिश करने वाला होता है, उनका एटलीस्ट सबका जांच करता है। सबका जांच नहीं करता है, लेकिन फाइनल जिनका रिजल्ट निर्धारित हो जाता है, उनका वो जांच कर लेता है, तब रिजल्ट डिक्लेयर करता है। आप कम से कम जांच कर लिए होते। जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर थे जिनका रिजल्ट होने जा रहा है, उनके एक्सपीरियंस को आप मांग के जांच कर ले होते हैं, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। आयोग ने विश्वविद्यालय पर ठिकरा फोड़ दिया, और विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय पर, दूसरा विश्वविद्यालय पहले विश्वविद्यालय पर, एक दूसरे में सब घुमा रहे हैं। आज तक एक्सपीरियंस के मामले में इक्का दुक्का को छोड़ करके सारे मामले रफा दफा होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, नहीं तो बस इसी तरह लंबित होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो अब देखिए, माननीय न्यायालय में ये सारे मैटर अब लगे हुए हैं, और उम्मीद करिए कि जो हो अच्छा हो। और कहीं यही देखता है अगर न्यायालय भी कि यहाँ पर भी भर्ती में मनमानी हुई है, रिसर्च पेपर पर मनमाने तरीके से अंक काटा गया है, दिया गया है, जोड़ा गया है, और मनमानी हुई है, यूजीसी का उल्लंघन किया गया है, तब तो देखिए यहाँ पे भी गर्दन कटेगी। और जब गर्दन कटेगी तो सबकी कटेगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऑर्डर दिया जा चुका है। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया जा चुका है, तब तो यह उदाहरण है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपने आप में एक रूलिंग हो जाता है, जब ऑर्डर देता है स्वयं में एक कानून बन जाता है। ऐसी स्थिति में आप समझ रहे हैं क्या हो सकता है। इशारा आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आप सभी समझदार हैं। उम्मीद रखिए जो हो अच्छा हो। आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में जो होगा बेहतर होगा, यही कामना करते हैं सभी के दृष्टिकोण से। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करें, ताकि जितने भी लोगों के केस हैं, सभी अपने अपने मैटर को एक सप्ताह के अंदर एक जगह एक बंडल में रखवाएं, ताकि सारे के सारे मैटर डिस्पोज हो जाएं। जय होना है या क्षय होना है, सब एक संग हो जाए। चैनल को आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से तो जुड़े हैं, लेकिन अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हायर एजुकेशन के पहले से जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको उस लिंक को टच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के कई व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं। और किसी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तब आप मानिए कि आपको नए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवल उनके लिए कहा जा रहा है जो नए व्हाट्सएप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं। चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।